उसकी मेज के एक कोने पर BSF का मखसूस छोटा सा झंडा लहरा रहा था और सर पर गांधी की तस्वीर लटक रही थी। मेज के एक कोने में एक हवालदार हाथों में कागज पेंसिल थामे बैठा था। उन्हें इस तरफ आते देखकर वो मुअद्दब होकर बैठ गया। तुम जाओ यार, जरा ठहर कर आ जाना। दुबे ने उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा। बस हो गया भाषण शुरू। उसने मनोहर लाल की तरफ देखा और हवालदार को रुकने का इशारा किया। हवालदार की कुर्सी पर बैठते ही दुबे ने पुश बटन पर हाथ रख दिया और दूसरे ही लम्हे एक मुअद्दब अर्दली इसके सामने खड़ा था। 10 मिनट बाद चाय और बिस्किट ले आना, उसने अर्दली की तरफ देखे बगैर कहा। मनोहर लाल उसकी मेज पर रखे एक अंग्रेजी अखबार की वरकरदानी करने लगा। उसने दानिस्ता दुबे को काम मुकम्मल करने का मौका दिया था। हाँ, कहाँ पहुँचे थे? दुबे ने हवालदार को मुखातिब किया। शायद वो उसे कुछ लिखवा रहा था। सर, हवालदार ने मुअद्दब लहजे में कहना शुरू किया, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अच्छा, आगे लिखो, उसने दोबारा स्टार्ट किया। यस सर। हवालदार का कलम तेजी से चलने लगा। पाक स्पाई के लिए 3 मुतबादल नाकाबंदियां की गईं। 2 मरतबा वो हाथों में आकर मकामी पुलिस और होम गार्ड्स की नाअहली की वजह से निकल गया। आर्मी इंटेलिजेंस की मिस सुलोचना को उसने रेलवे लाइन के नजदीक डाच किया है। मिस सुलोचना ने जो शबाहत उसकी बताई है, उससे सपाई की पहचान मुश्किल है। तीनों चेक पोस्टों की रिपोर्ट मुंसलिक है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो इस इलाके से निकल चुका है। मजीद तहकीकात जारी है। उसने हवालदार को कहा कि टाइप करने के बाद फलां फलां ऑफिस को एक कॉपी डिस्पैच कर दे। अखबार के सत्रों पर नजरें जमाए मनोहर लाल को इस रिपोर्ट के खात्मे पर गोया नई जिंदगी नसीब हुई थी। उसके लिए ये अमर बाहिस इत्मीनान था कि पाक सिपाही अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इस मुख्तसर गुफ्तगू से वो कम अज कम एक नतीजे पर तो पहुंचा था कि इस मर्तबा भारतीय इंटेलिजेंस का साबका किसी आम एजेंट से नहीं, बल्कि तरबियत याफ्ता और मुकम्मल पाक सिपाही से उन्हें पाला पड़ा है। हवालदार की रवानगी के बामुश्किल 2 मिनट बाद ही मुअद्दब अर्दली चाय की ट्रे उठाए अंदर आ गया। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। ये मुलाकात शायद 1.5 माह के बाद हुई थी, जिसे वो लोग खासी मुद्दत समझ रहे थे। दोनों के दरमियान इतनी बेतकल्फी थी कि दुबे के स्टाफ के अक्सर लोग भी मनोहर लाल को पहचानने लगे थे। क्या चक्कर है महाराज, कोई और जंग तो नहीं करवाने लगे? फिर पाकिस्तानी घुसपैठियों की खबरें आने लगी हैं अखबारों में। मनोहर लाल अब अपने मतलब की तरफ आ रहा था। अरे छोड़ो यार, अपने धंधे में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। इधर का माल उधर और उधर का माल इधर, लेकिन यार इस मर्तबा तो हद हो गई। क्या? चाय की प्याली में चमचा हिलाते हुए मनोहर लाल बिल्कुल यूं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जैसे वाकई कोई अनहोनी बात हो गई हो। इस मर्तबा जो पाक सिपाही उधर से आया है, हमने उसे फांसने का मुकम्मल मंसूबा बना रखा था। अपना एक खास आदमी उसके साथ चिपकाया था, लेकिन कमाल कर दिया बच्चे ने। दुबे ने चाय का एक लंबा घूंट भरा। मनोहर लाल इस्तफामिया नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुंह से कुछ न कहा। यार, वो न सिर्फ खुद बचकर निकल गया, बल्कि जाते जाते उस डबल क्रास का जो हमने उसके साथ चिपकाया था भी सफाया कर गया, और तुम लोग मुंह देखते रह गए। मनोहर लाल ने उसका तमस्खर उड़ाया। बस एक यही कमी है तुम में, जो हर वक्त शुद्ध भारतीय बनने के चक्कर में पड़े रहते हो। यार, तुम लोग उनको समझते क्या हो? वो किसी बात में कम तो नहीं है। अरे ये तो शुक्र करो कि हमारी जनसंख्या आबादी ज्यादा है। इनसे और खुफिया में लाखों हरामखोर गवर्नमेंट की कमाई पर पल रहे हैं। जो कभी भूल चूक से कोई एक आध पाकिस्तानी जासूस हमारे हाथ आ जाता है, वो भी हमारी कोशिश से नहीं, गर्दिश हालात की वजह से। अच्छा यार, लानत भेजो, कोई और बात करो। वो उसकी सुनाओ, तुम्हारी शारदा का क्या हाल है? मनोहर लाल ने मतलूबा मकसद हासिल होने पर खुद ही गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो जरूरत से भी ज्यादा मोहतात एजेंट था, और शायद यही उसकी कामयाबी का राज भी था। दुबे की मेज से कुछ फासले पर उसके क्लर्कों की मेजें बिछी थी, और वो ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ से कोई उठकर अगर किसी काम से इस तरफ आए भी तो उसके कानों में इस गुफ्तगू की भनक भी पड़ सके। वो शारदा, दुबे ने खोखला कहका लगाया। इस मर्तबा मनोहर लाल के चौंकने की बारी थी। आज तक कैप्टन दुबे के लहजे में इसने ऐसी यासियत कभी नहीं देखी थी। क्या हुआ? वो पूछे बगैर न रह सका। भाग गई साली, दुबे ने जज्बात से आरी लहजा अपनाया। मनोहर लाल हैरान था कि कैप्टन दुबे जैसा अयाश हिंदू नौजवान भी कभी किसी फाहिशा से मोहब्बत कर सकता है। उसने तो शारदा को यूं ही उसके साथ चिमटा दिया था, लेकिन बात तो बहुत दूर निकल चुकी थी। अगर ये सब कुछ सच था तो मनोहर लाल के लिए ये नेचर गिफ्ट होता।
उसने शारदा के मामले में दुबे को मुख्तलिफ बहानों से कुरीदा और इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस के कैप्टन दुबे को शारदा नामी उस फाशा से मोहब्बत हो गई थी जिसे उसके अमृतसर में पोस्टिंग के दौरान मनोहर लाल ने एक मंसूबे के तहत दुबे से टकराया था। दोपहर का खाना दोनों ने इकट्ठे खाया। इसी दौरान मनोहर लाल उससे खासी काम की बातें जान चुका था। दुबे ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। ये उसका बहुत बड़ा अलमिया था। उसके बाप ने, जो BSF का बहुत बड़ा ऑफिसर था, अपने बेटे को भी इसकी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ यहाँ भर्ती करवाया था। दुबे बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट था। वो आर्ट ही की दुनिया में बहुत आगे निकल जाने की हसरत दिल में लिए बैठा था। मनोहर लाल से उसकी दोस्ती की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसने दुबे के दिल में झांक कर उसके अंदर एक अरसे से मचलती आरजुओं का नोहा सुन लिया था और हमेशा उसके अंदर बैठे आर्टिस्ट की हौसला अफजाई की थी। इन दोनों की मुलाकात भी अचानक ही हो गई थी। ये इन दिनों की बात थी जब कैलाश दुबे अभी एकेडमी से फारिग होकर आया ही था। उसने आर्मी में कमीशन लिया था। एक रोज एक क्लब में उससे मनोहर लाल टकरा गया था। उस दिन भी मनोहर लाल ने ऐसे ही सादे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों और बातों में मौजूद मकनातीसियत ने तो गोया दुबे को जकड़ कर रख दिया था। फिर वो जहाँ भी गया मनोहर लाल उससे मिलने को आता रहा। इसकी कोई बात, कोई हरकत मनोहर से पोशीदा नहीं थी। आर्मी से वो कैप्टन होने के बाद अब डेपुटेशन पर यहाँ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में आ गया था। इसकी पोस्टिंग अक्सर पंजाब ही की सरहदी इलाकों में होती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से बासानी मिल लिया करते थे। मनोहर लाल ने अभी तक बराह रास्त उससे कोई खास ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए थे। उसने हिंदू नौजवान की फितरी कमजोरी शराब और औरत ही के जरिए उसके मुंह से अक्सर मतलब की बातें निकलवाई थी। शारदा भी मनोहर लाल की टकराई हुई एक ऐसी ही लड़की थी जिसे काम निकलने पर उसने हस्बे वादा पर्दा स्क्रीन से गायब कर दिया था। लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि कैप्टन दुबे शारदा के इतना करीब भी आ सकता है। दोपहर तक दोनों इकट्ठे रहे। फिर मनोहर लाल उससे हस्बे साबिक बहुत जल्दी दोबारा मिलने का वादा करके अलग हो गया। दुबे इसके ना करने के बावजूद उसे अपनी जीप में बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। बस से उतरते ही उसने एक मेडिकल स्टोर का रुख किया और वहां से कुछ गोलियां खरीद कर उसने जेब में डाल दी। फिर शराब के ठेके से उसने घटिया सी देसी शराब की बोतल खरीदी और बाजार की परली तरफ वाक़या कदरे उजाड़ जगह का रुख किया। एक गोशा याफियत में बैठकर उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला। अचानक उठने वाली बदबू के भभोके ने उसको चकरा कर ही तो रख दिया था। अपनी नाक सुकेड़ते हुए उसने अपनी जेब से गोलियां निकालकर बोतल में अंढेल दी। बोतल में कुछ बुलबुले पैदा हुए और उसमें मौजूद शराब की रंगत भी बदल गई। बोतल पर लगा लेबल भी उसने फाड़ कर अलग कर दिया और उसका मुंह बंद करके उसे दोबारा नजदीकी खेत की नाली में मौजूद पानी से अच्छी तरह धो लिया ताकि लेबल का नामो निशान तक बाकी न रहे। अपने थैले में बोतल डालने से पहले उसने बोतल को अच्छी तरह हिलाकर देख लिया था कि कहीं बोतल के पैंदे में तो गोली नहीं बैठी हुई, लेकिन तमाम गोलियां शराब में अच्छी तरह हल हो चुकी थी। आश्रम के दरवाजे पर ही उसका पुजारी काका जाने कितनी शिद्दत से उसका मुंतजिर था। मनोहर लाल को आते देखकर वो बड़ी बेचैनी से आगे बढ़ा और बेइख्तियार उससे लिपट गया। उसकी घाघ नजरों ने थैले के अंदर का भी शायद एक्सरे कर लिया था। मनोहर लाल ने भी कुछ कहे सुने बगैर थैला उसके हाथ में थमा दिया। खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। पुजारी पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे दुम हिलाता आ रहा था। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया। भतीजे, परमात्मा तुझे सुखी रखे। कितना ख्याल रखते हो अपने चचा का, पुजारी ने बोतल चूमते हुए कहा। बस काका देख लो, तुम्हारी खातिर कहाँ की खाक छाननी पड़ती है। इधर अबूहर में मेरा एक दोस्त है इस धंधे में, उससे लाया हूँ खास तौर से तुम्हारे लिए। याद करोगे काका अपने भतीजे को? उसने लेटे लेटे जवाब दिया। पुजारी ने बेशर्मों की तरह दांत निकाल दिए। उसने बोतल को अपनी चारपाई के नीचे धरे एक ट्रंक में रखकर उसे दोबारा ताला लगा दिया था और उसके गिरदा गिर्द लिपटी हुई लोहे की जंजीर को चारपाई से बांधकर बाहर आ गया। चंद मिनट बाद ही आश्रम का एक खिदमतकार उसके सराहने पुरतकल्लिफ चाय की ट्रे लिए खड़ा था। मनोहर लाल उठकर चारपाई पर ही टांगे लटका कर बैठ रहा। खिदमतगार ने हस्बे हदायत हाथ उसकी टांगे दबाने के लिए आगे बढ़ाए, लेकिन मनोहर लाल ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। शाम तक वो बेसुध सोता रहा। आज 3-4 रोज के बाद वो इत्मीनान की नींद सोया था। रात गए वो उठा तो पुजारी काका उसके दिए हुए 2 आदशाह से बाहर कोठे पर बैठा दिल बहला रहा था। मैले से कपड़ों में मलबूस एक दरमियानी उम्र की भगत को उसने पहलू में बिठा रखा था। मनोहर लाल उसके नजदीक से गुजरकर चुपचाप आगे बढ़ गया। वो रसोई की तरफ जा रहा था। बस एक ही ऐब है तुम में भतीजे, विष्णु बने रहते हो। अगर शराब पीने लगो तो वाकई देवता बन जाओ, पुजारी ने उसके पीछे लड़खड़ाती आवाज में कहा।
रसोई में आकर मनोहर लाल ने अपना खाना खुद तैयार किया और वहीं खाकर आश्रम से बाहर निकल आया। रात काफी देर तक वो एक तंदूर नुमा होटल में बैठा चाय और सिगरेट से दिल बहलाता रहा। फिर आश्रम में वापस आ गया। पुजारी काका के नजदीक से गुजरते हुए उसने दानिस्ता अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था और अपनी कोठड़ी में आकर लेट रहा। सुबह उठकर उसने पुजारी काका से बमुश्किल जाने की इजाजत दी और भजन कथा खत्म होते ही बठिंडा जाने वाली बस में सवार हो चुका था। बठिंडा का वो गालबन सबसे महंगा होटल था जहां उसने कयाम किया। एक मुअद्दब वेटरेस ने उसके कमरे तक उसकी रहनुमाई की थी। खान को ये बात पहले पहल तो बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे याद आ गया कि इंस्ट्रक्टर ने बताया था वहां किसी भी बेहयाई के मुजाहरे पर कतन एब्नॉर्मल होने की जरूरत नहीं, ना ही खुद को इस माहौल से अलग रखने की कोशिश करना। उसने अपने कमरे में ही एक कार्ड पुर करके वेट्रेस की तरफ बढ़ा दिया था, जिसने झुककर बज़ाहिर मुअद्दब होने का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम जिस्मानी खतूत नुमाया करके उससे शुक्रिया कहकर कार्ड दोबारा वसूल कर लिया था। दरवाजे पर रुक के उसने दोबारा इसी अंदाज में झुककर उसे ताजीम दी और दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। दरवाजे के बाहर उसने कार्ड पर लिखे लफ्ज विष्णु पर मुस्कुराते हुए नजर ठहराई, फिर आगे निकल गई। खुद को विष्णु लिखकर बहरहाल होटल वालों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि उसे बगैर गोश्त के खानों का मेन्यू भी बेचा करें। ऐसे बड़े होटलों में विष्णु टाइप ग्राहकों की आमद होटल के अमले के लिए नेक शगुन नहीं होता था। वो लोग अमूमन इन ग्राहकों से मायूस ही रहा करते थे, क्योंकि वो लोग रिजर्व ही रहते थे और रिजर्व रहने वाले ग्राहकों से होटल के अमले को ज्यादा मुआशी तावन की उम्मीद नहीं बनती थी। शाम के बाद वो थोड़ी देर के लिए चहलकदमी को बाजार में निकल गया। उसने अपने जहन में जल्द ही होटल के गिरदागिर्द मौजूद सड़कों और इधर को आने वाले रास्तों के नाम महफूज कर लिए थे। शाम के बाद जब वो होटल वापस आया तो ये शहर उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। उसे यहाँ के बेशतर गली मोहल्लों के नाम असबर थे। अपनी आमद पर उसने होटल के डाइनिंग हॉल का रुख किया और उसने कोने वाली एक खाली मेज संभाल ली। हाल में हल्का हल्का लेकिन बहुत बेहुदा म्यूजिक बज रहा था और इसी मुनासबत से अंदर लोग मौजूद थे। क्योंकि ये इस शहर का गालबन सबसे महंगा होटल था, इसलिए यहाँ तमाम शहर के शुरफा उमड़ आए थे। आज यूं भी हफ्ता की शाम थे जिसके लिए ये होटल खासी शोहरत रखता था। खाली मेजें पहले से ही रिजर्व हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद एक मुअद्दब बहरा उसके सामने मेन्यू लिए खड़ा था। खान ने अपने लिए सब्जियों के सूप का आर्डर दिया और जैसे ही बहरे की रवानगी पर उसने नजरें उठाई, एक मर्तबा तो उसका सारा जिस्म ही झंझना उठा।